हेलो गाइस, वेलकम टू द मनी मार्केट विद नितिन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स टू एनालाइज इन बैंकिंग स्टॉक्स। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो कासा रेशो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ फंड, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, टोटल एडवांसेस और टोटल डिपॉजिट्स, ये पूरा हमने एक डिटेल में देखा था कि इसका किस पर्पज के लिए इसका यूज कर देते हैं। तो आज उसका सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि एनपीए क्या होता है, उसके बाद स्लिपेजेस, पीसीआर, आरओए, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी और एलसीआर। तो इसका आज वन बाय वन पूरा एक डिटेल में इसका आज एनालिसिस करेंगे कि किसके लिए हम। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट है आज नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए। एनपीए यानी क्या है? सपोज बैंक ने किसी पर्सन को या बोरोवर को लोन किया, उसको सपोज होम लोन किया होगा, व्हीकल लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन, पर्सनल लोन या एनी भी अदर लोन्स, जिस हिसाब से बैंक को उसकी नीड है उसके हिसाब से लोन दिया हुआ। लेकिन क्या किया, वो बोरोवर ने बैंक को वापस फॉर 90 डेज, मोर देन 90 डेज उसका कोई भी प्रिंसिपल दिया, इंटरेस्ट बैंक को दिया नहीं। तो यानी कि एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस उसको एज ए एनपीए बैंक कंसिडर करेगी और एनपीए इसको डिक्लेयर करेंगे। तो एनपीए बनने से क्या होगा कि बैंक को उसका प्रोविजंस करना पड़ेगा। प्रोविजंस कहाँ से करना पड़ेगा? जितना भी बैंक प्रॉफिट कमा रही है, जो प्रॉफिट में से उसको प्रोविजंस करना पड़ेगा। और प्रोविजंस करने की वजह से बैंक के प्रॉफिट कम दिखेंगे आपके बैलेंस शीट में। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि कैसा होता है। सपोज ये क्वार्टर में एक्सिस बैंक के रिजल्ट आए, ये स्क्रीनर है। स्क्रीनर में आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक के रिजल्ट है। तो एक्सिस बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स में हम देखेंगे तो रिवेन्यू देखेगा तो रिवेन्यू में कुछ भी इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा लगभग इम्पैक्ट आ गया लास्ट क्वार्टर में। जब आप बैंकिंग के रिजल्ट्स देखते हैं तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही ज्यादा उसको देख लेते हैं, यानी कि ईयर के बदले में। तो लगभग 1000 करोड़ का रेवेन्यू में इम्पैक्ट आया। रेवेन्यू इम्पैक्ट क्यों आया? तो इसमें देखेंगे, आप नीचे देखेंगे तो बैंक के जो एनपीए है लास्ट क्वार्टर में से ये क्वार्टर में ज्यादा बढ़ेगा। तो ये क्यों बढ़ेगा? तो इसका एक बैलेंस शीट में देखेंगे तो ये एक्सिस बैंक का ये अनऑडिटेड स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर ये क्वार्टर में से है। तो ये जून क्वार्टर के है, ये मार्च क्वार्टर है और लास्ट ईयर जून क्वार्टर के ये रिजल्ट है। तो इसमें आप देखेंगे तो अब बैंक को प्रोविजंस ज्यादा करने पड़े। तो लास्ट क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में बैंक ने लगभग 1350 करोड़ के प्रोविजंस किए थे, लेकिन एक क्वार्टर में बैंक को 4000 करोड़ के प्रोविजंस करने के लिए लगे, यानी कि लगभग 2500 करोड़ के प्रोविजंस बैंक को ज्यादा करने पड़े। और सेम लास्ट ईयर में बैंक को फॉर 2024 में 2000 करोड़ के प्रोविजंस करने पड़े थे, लेकिन ये क्वार्टर में बैंक को ज्यादा प्रोविजंस करने पड़े। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो टोटल बैंक के ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग ग्रॉस एनपीए क्या है? ग्रॉस एनपीए मतलब प्रोविजंस करने के पहले जितने भी असेट है उसको ग्रॉस एनपीए कहते हैं, और प्रोविजंस करने के बाद जो भी आपको ये देखते हैं असेट, उसको नेट एनपीए कहते हैं। तो लगभग 70,000 के ग्रॉस एनपीए है। 70,000 करोड़ में से लगभग बैंक ने 13,000 के प्रोविजंस करने, और प्रोविजंस के करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 5,000 करोड़ है। वही लास्ट क्वार्टर में ये कितना था? 3,600 और ग्रॉस एनपीए 14,400 करोड़ के ग्रॉस एनपीए थी। और ये आप देखेंगे परसेंटेज वाइज देखेंगे 1.57% और 0.45%। तो इसकी वजह से क्या होगा, जितने भी बैंक के ये बनेंगे एनपीए बनेंगे, उसका प्रॉफिट के लिएबिलिटी प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट आ जाएगा। तो एनपीए के दो टाइप है, जैसे कि हमने देखा था कि ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। ग्रॉस एनपीए यानी कि बैंक में मतलब कोई भी प्रोविजन और एडजस्टमेंट करने से पहले जितने भी बैड लोन्स है उसको ग्रॉस एनपीए कहते हैं। और ग्रॉस एनपीए का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस एनपीए डिवाइड बाय टोटल एडवांसेस इनटू 100 करेंगे तो ग्रॉस एनपीए। टोटल एडवांसेस में कि ये नहीं अदर लोन्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, होम लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन और ये नहीं अदर लोन, जितने भी लोन दिए वो टोटल एडवांसेस आएंगे। ग्रॉस एनपीए मतलब ये लोन
बोरोवर ने वापस दिया नहीं 90 डेज तक, तो इसको एज ए एनपीए कंसिडर करेंगे, डी टू 100 करेंगे तो हमारे ग्रॉस एनपीए आ जाएंगे। और नेक्स्ट है सेकंड है इसका नेट एनपीए। नेट एनपीए इन्वेस्टमेंट आफ्टर प्रोविजंस के बाद जो भी अमाउंट रिमेनिंग बचता है उसको नेट एनपीए कहते हैं। तो नेट एनपीए का फॉर्मूला क्या है, नेट एनपीए डिवाइड बाय टोटल एडवांसेस इनटू 100 करेंगे तो ये नेट एनपीए आ जाएगा। और जितने भी नेट एनपीए हो बैंक के ऊपर एक रियल ट्रेस करता था, मतलब इतना अमाउंट अभी भी बैंक को ये करना, प्रोविजंस करना है। हम एक एग्जांपल भी लेंगे। सपोज एक XYZ बैंक है, तो बैंक ने टोटल लोन दिए मार्केट में 1000 करोड़ के। आउट ऑफ दिस बैड लोन्स मतलब एनपीए हो गए 80,000 करोड़, यानी ग्रॉस लोन्स कितने हो गए 80,000 करोड़। तो ग्रॉस एनपीए क्या होगा 80 डिवाइड बाई 1000, यानी टोटल जो जितने भी लोन्स दिया हुआ है इंटू 100 करेंगे तो 8% ग्रॉस एनपीए किया। लेकिन बैंक ने क्या किया, उसमें प्रोविजंस किए 30 करोड़ के प्रोविजंस करके, यानी जितना भी बैंक का प्रॉफिट है वो प्रॉफिट में से बैंक ने 30 करोड़ के प्रोविजंस करे। यानी कि नेट एनपीए क्या हो गया, ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजंस, यानी 80 करोड़ माइनस 30 करोड़ इज इक्वल टू 50, यानी 50 करोड़ के प्रोविजंस बैंक को 50 करोड़ नेट एनपीए बच जाएंगे। तो नेट एनपीए का फॉर्मूला क्या है, 50 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100, यानी 5%। सेकंड है स्लिपेजेस। स्लिपेजेस मीन्स द पोर्शन ऑफ स्टैंडर्ड एसेट यानी गुड लोन्स दैट हैव टर्न इनटू नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि एनपीए ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड जनरेट विद इन द फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर में जितने भी फ्रेश लोन है जिन्होंने 90 डेज तक या प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट बैंक को पे नहीं किया, इसको बैंक एज अ स्लिपेजेस कहती है। तो स्लिपेजेस यानी क्या, हायर स्लिपेजेस मीन्स मोर कस्टमर्स आर डिफॉल्टिंग, यानी बैड फॉर द बैंक्स, एंड लोअर स्लिपेज लोस द लोन क्वालिटी एंड इफेक्टिव फॉर गुड क्रेडिट लेंडिंग्स। एंड एनालिसिस ट्रैक्स टू जज द बैंक्स एसेट क्वालिटी के लिए बैंक के स्लिपेजेस को ट्रैक कर देते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक बैंक है, तो बैंक ने जो लोन्स है मार्केट में 1000 करोड़ के लोन्स बांटे हैं। आउट ऑफ this during the year loans worth 50 crore become overdue for more than 90 days have are classified as NPAs, मतलब 90 डेज तक 50 करोड़ के लोन्स जो बोरोर है उन्होंने कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट या प्रिंसिपल अमाउंट किया नहीं, यानी फॉर द सेम फाइनेंशियल ईयर या स्लिपेज को 50 करोड़ स्लिपेज कहेंगे। तो स्लिपेज रेशो क्या है, सो स्लिपेज फ्रेश एनपीएस ड्यूरिंग द ईयर कितने हैं 50 करोड़ डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एडवांटेजेस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब कितने लोन मार्केट में बचे हैं 1000 करोड़ के, तो 50 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100 इज इक्वल टू 5% स्लिपेजेस कहेंगे। तो इसके पहले हमने देखा था एनपीए और स्लिपेजेस में क्या डिफरेंस है। एनपीए मतलब टोटल बैड लोन्स एंड स्लिपेजेस मीन्स न्यू बैड लोन्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर में जितने भी एनपीए उसको एज ए स्लिपेजेस कहते हैं, और टोटल जितने भी बैड लोन्स है, जितने भी एनपीए है उसको जितने भी बैड लोन्स है उसको एनपीए कहते हैं। ये दोनों का डिफरेंस है। थर्ड है पीसीआर यानी प्रोविजन कवरेज रेशो। प्रोविजन कवरेज रेशो ये क्या है, एक सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ कि हाउ मच प्रोविजंस मेड बाय बैंक्स अगेंस्ट एनपीएस, यानी कि जितने भी बैंक की एनपीए है उसमें से प्रोविजंस कितने की है वो अमाउंट, यानी कि प्रोविजंस कवरेज रेशो। इन सिंपल वर्ड्स इट शोज how much buffer the bank has created to absorb potential losses from the bad loans। तो ये हम रियल एग्जांपल से आपको मैं बताता हूँ। हम इसके पहले हमने एक्सिस बैंक के ये रिजल्ट्स देखे थे। ओके, तो एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स में ये जून क्वार्टर में है, तो ये जून क्वार्टर में हम नीचे आएंगे तो एक्सिस बैंक के टोटल ग्रॉस एनपीएस कितना है 17,000 करोड़ के एनपीए है। इसको मैं कैंसिल करता हूँ, कितना 17,000 करोड़ के एनपीए, यानी कि 17,764 माइनस टोटल नेट एनपीए कितने हैं बैंक के, मतलब प्रोविजंस करने के बाद कितने बैलेंस है 5065, यानी बैंक ने अभी तक 12,700 करोड़ के प्रोविजंस किए, यानी कि कितने परसेंटेज प्रोविजंस किए हैं डिवाइडेड बाय कितने टोटल थे 17,764 इंटू 100 करेंगे तो जितने भी
टोटल ये थे एनपीए थे उसके अगेंस्ट 70% बैंक ने क्या किया, प्रोविजंस किया। और एज पर द आरबीआई गाइडेंस मिनिमम 70% बैंक के प्रोविजंस होना ही चाहिए। यानी कि ये बैंक को इन केस ऑफ सपोज इन फ्यूचर में और भी बैंक के एनपीएस बढ़ जाते हैं तो बैंक को और भी प्रोविजंस करने होते हैं। सपोज आप कोई भी बैंक के रिजल्ट्स देखने जाएंगे तो उसमें एक प्रोविजंस देखना है कि बैंक ने कितने प्रोविजंस किए। सपोज बैंक के 70-80-90% प्रोविजंस होता है और इन केस ऑफ फ्यूचर में जब भी बैंक के एनपीएस बढ़ेंगे तो उसको बैंक को ज्यादा प्रोविजंस करने नहीं पड़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी बैंक ने ज्यादा प्रोविजंस किया। और एज पर आरबीआई गाइडेंस 71% है, लेकिन ये क्या आरबीआई गाइडेंस 70% चाहिए, लेकिन ये क्या है 70% इनके जब फ्यूचर में एनपीएस बढ़ेंगे तो बैंक को और प्रोविजंस करने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी और भी कम होने की चांसेस है। तो एक इसका एक सिंपल का एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक बैंक है एबीसी हैज अ बैंक, उसके एनपीए कितने थे, ग्रॉस एनपीए देखे थे 1000 करोड़ है और बैंक ने कितने प्रोविजंस किए, 70 करोड़ के प्रोविजंस किए। यानी कि पीसीआर क्या हो गया 70%, मतलब 70 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना 70% प्रोविजंस हो गया। यानी कि जितना बैंक ने अच्छा ज्यादा प्रोविजंस किया उतना बैंक के लिए अच्छा है। बैंक ने कम प्रोविजंस किया है और सपोज इन केस कोई क्वार्टर में बैंक के प्रोविजंस 50-60% हो गए तो ये समझ के मान के चलना चाहिए कि नेक्स्ट क्वार्टर में बैंक को प्रोविजंस करने पड़ेंगे और बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉफिट और कम हो सकता है। तो ये एक प्रोविजंस कवरेज रेशियो एक इम्पोर्टेंट है बैंकिंग के लिए। जब भी आप बैंक के रिजल्ट्स देखते हैं, जब एनालिसिस करते हैं बैंक का, तो एक पीसीआर देखना एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जरूरी है। फोर्थ है आरओए यानी रिटर्न ऑन एसेट। रिटर्न ऑन एसेट मीन्स क्या है कि हाउ इफिशिएंटली अ बैंक यूजेस इट्स टोटल एसेट टू जनरेट अ प्रॉफिट। यानी कि एक बैंक के पास जितने भी एसेट है वो एसेट का यूज करके बैंक कितना प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि और वो प्रॉफिट यानी कि उसका आरओए यानी रिटर्न ऑन एसेट। तो एक सपोज बैंक के पास टोटल एसेट है 100 रुपीज के, तो 100 रुपीज में का एसेट में से बैंक ईयरली कितना प्रॉफिट कमाती है, यानी कि रिटर्न ऑन एसेट। सपोज बैंक आफ्टर टैक्स के बाद 2 रुपीज का प्रॉफिट कमा रहे हैं, यानी कि 2% बैंक के रिटर्न ऑन एसेट हो गए। तो रिटर्न ऑन एसेट का क्या फॉर्मूला है, रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला यानी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद कितना प्रॉफिट है डिवाइड बाय एवरेज टोटल एसेट इनटू 100 करेंगे तो रिटर्न ऑन एसेट हो जाएगा। यानी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड क्वार्टरली हम कैलकुलेट करेंगे तो क्वार्टरली आएगा, ईयरली करेंगे तो ईयर लेगा और एवरेज टोटल एसेट कितने हैं। सपोज ईयर के स्टार्टिंग में कितने एसेट होंगे और ईयर के एंड में एसेट कितना, ये दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये एवरेज एसेट आ जाएंगे। तो एक सिंपल का एग्जांपल भी देख लेते हैं। सपोज एक एबीसी बैंक है, तो एबीसी बैंक को एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर स्टार्टिंग ईयर में बैंक के पास 10,000 के एसेट थे और उसके बाद ईयर एंड होते होते बैंक के पास 12,000 करोड़ के एसेट हो गए और उसका बैंक का जो प्रॉफिट है फॉर दिस सेम ईयर आफ्टर टैक्स के बाद यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट दिस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 120 करोड़ का है। यानी कि बैंक के एवरेज टोटल एसेट कितने बन गए 10,000 प्लस 12,000 डिवाइड बाय 2 11,000 करोड़ के एसेट बन गए और उसका मतलब आरओए यानी रिटर्न ऑन एसेट क्या हो गया 120 पर ईयरली प्रॉफिट डिवाइड बाय 11,000 इंटू 100 करेंगे तो 1.09% रिटर्न ऑन एसेट। यानी कि जितना ज्यादा रिटर्न ऑन आरओए होगा उतना अच्छा बैंक के लिए होना चाहिए। मतलब कोई भी एक अच्छा बैंक को आप एनालिसिस करेंगे तो ये आपको अब देखना चाहिए कि बैंक का कम से कम 1% तो एसेट होना ही चाहिए। तो एक हम रियल एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने एक्सिस बैंक के रिजल्ट देख रहे थे, तो एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स में एक्सिस बैंक का जून क्वार्टर में कितना आरओए था, तो जून क्वार्टर में देखेंगे तो रिटर्न ऑन एसेट एनुअलाइज्ड बेसिस में है 1.47% है, उसके पहले 1.83% और ईयरली एसेट है 1.74%। यानी कि बैंक के जो रिटर्न ऑन एसेट है जैसे देखा जाए तो अच्छे है। अब 5 नंबर का है आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, एक सिंपल वर्ड्स में देखेंगे कि बैंक के पास कितना इक्विटी है यानी कि शेयर होल्डर्स मनी है और उस मुकाबले में बैंक कितना प्रॉफिट कमा रहे आफ्टर टैक्स यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। सपोज एक बैंक के पास 100 रुपीज का शेयर होल्डर्स मनी है यानी कि इक्विटी है और शेयर होल्डर्स 100 रुपीज के मुकाबले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद बैंक 10 रुपीज का प्रॉफिट कमा रहे हैं यानी कि बैंक का आरओई हो गया 10% रुपीज। तो इसका फॉर्मूला क्या है,
ROE का ROE यानी कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी इंटू 100। नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड, और एवरेज इक्विटी मतलब इक्विटी एट द बिगिनिंग प्लस इक्विटी एट द एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एवरेज इक्विटी आ जाएगा। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक बैंक का एक नेट प्रॉफिट है फॉर ईयर 150 करोड़ रुपीस वन आफ्टर टैक्स के बाद, PAT यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एट द इक्विटी एट द बिगिनिंग बैंक का कितना रहेगा, बैंक का था 1200 करोड़ रुपीस का इक्विटी था, एट द एंड में 1300 करोड़, और एवरेज इक्विटी क्या हो गया बैंक का 1250 करोड़ रुपीस का एवरेज इक्विटी, यानी ROE क्या हो गया 150, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एवरेज इक्विटी इंटू 100 करेगा तो 12% बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया। तो एक यानी कि एक अच्छा बैंक होने के लिए मतलब हम उसको बोल सकते हैं कि बैंक का कम से कम 10% ROE होना चाहिए। जितना ज़्यादा ROE रिटर्न ऑन इक्विटी होगा उतना बैंक का अच्छा होगा, जितना कम ROE होगा उतना बैंक का मतलब एज पर द इन्वेस्टर्स और इक्विटी के मुकाबले बैंक कम पैसा कमा रहे हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, आप स्क्रीनर पे जाएंगे तो ये एक्सिस बैंक का ये है। तो एक्सिस बैंक का ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है 16% है, और HDFC बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है 14%। उसके बाद आगे भी और भी बैंक है जैसे कि HDFC बैंक तो 14.45% है, ICICI बैंक 17% का है, कोटक बैंक का 15% है, एक्सिस का 16%, IDFC का 15 और इंडसइंड का 4% है। यानी कि एज पर इक्विटी जो शेयर होल्डर्स का मनी पैसे के मुकाबले बैंक बहुत ही कम प्रॉफिट कम कर रहे हैं, यानी कि ये बैंक के लिए एक अच्छा नहीं है। यानी अच्छा ROE कितना है 17%, यानी ICICI बैंक एक एज शेयर होल्डर्स के मनी के मुकाबले एक अच्छा प्रॉफिट कमा रही है।